बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? यकीनन आप सब ठीक ही होंगे। मैं आज आप लोगों को बोन्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पढ़ाने वाली हूँ। जो मैंने आप लोगों को प्रीवियस टॉपिक पढ़ाया था उसकी कंटिन्यूस का स्टार्ट ले रही हूँ, ठीक है। दैट हम स्टिफनेस पढ़ाने वाले हैं आपको। स्टिफनेस तो ये मैंने स्टिफनेस की डेफिनेशन लिख दी है। स्टिफनेस इज एक्सटेंट टू विच एन ऑब्जेक्ट रेजिस्ट डिफॉर्मेशन इन रिस्पॉन्स टू एन अप्लाइड फोर्स। इसका मतलब एक ऑब्जेक्ट डिफॉर्मेशन को कितना रेजिस्ट कर रहा है। डिफॉर्मेशन मतलब चेंज, कितना चेंज आ रहा है। आपका ऑब्जेक्ट जितना ज़्यादा फ्लेक्सिबल होगा उतना ही कम स्टिफ होगा। फ्लेक्सिबिलिटी और स्टिफनेस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। आपका ऑब्जेक्ट जितना फ्लेक्सिबल होगा उतना ही स्टिफनेस होगा। देखिए अब मैं क्या लिखती हूँ, द कॉम्प्लीमेंट्री concept is flexibility or pliability is the more flexible an object is the less stiff is। आपका ऑब्जेक्ट जितना फ्लेक्सिबल होगा उतना स्टिफनेस कम होगा। देन अब हम आगे अपनी बात करते हैं लोड डिफॉर्मेशन कर्व पढ़ाने वाले। ये जो पिक्चर शो हो रही है ये लोड डिफॉर्मेशन, ये जो ग्राफ दिखाया है ये मैंने आपको, ये हमने दिखाया कि इसमें इतना लोड हो रहा है तो डिफॉर्मेशन मतलब चेंज, कितना चेंज आ रहा है। इस ग्राफ में हम आपको ये दिखा रहे हैं वाई एक्सिस पे लोड है और उसके रिस्पॉन्स में एक्स एक्सिस पे डिफॉर्मेशन हो रही है। तो लाइक ये हम सबसे पहले इलास्टिक रीजन को देख लेते हैं। इलास्टिक रीजन से ऊपर व्हील्ड पॉइंट है, फिर अल्टीमेट फेलियर पॉइंट है एंड देन प्लास्टिक रीजन है। तो जितना लोड लग रहा है उतनी डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस हो रही है। ये देखिए, यूज फॉर प्लॉटिंग द अप्लाइड फोर्स अगेंस्ट डिफॉर्मेशन। ये हमने प्लॉट को यूज़ किया है, फोर्स लगा रहे हैं कि डिफॉर्मेशन कितना चेंज आता है। हम ये देख रहे हैं, ये लोड डिफॉर्मेशन कर्व में हम ये ग्राफ जो प्लॉट किया है इसमें हम देख रहे हैं। अभी हम इलास्टिक डिफॉर्मेशन पे आ जाते हैं। अगर हम देखें इलास्टिक डिफॉर्मेशन की तो इसमें हम लोडिंग के बारे में बता रहे हैं। ऑफ अ बॉडी इन दिस द अप्लाइड स्ट्रेस is small enough so that the object retain its original dimension once the stress is released। इसका मतलब ये है कि हमें ये देखना है जब लोड अप्लाई होता है किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर तो डिफॉर्मेशन चेंज इन शेप। जब लोड और फोर्स रिमूव हटा दी जाए तो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर से जो उस ऑब्जेक्ट पे हमने फोर्स लगाई थी, लोड डाला था, अगर वो हम रिमूव कर दें तो ये अपनी असल हालत में आ जाता है, ओरिजिनल स्टेट में, ओरिजिनल डायमेंशन में ये वापसी रिटेन आ जाता है, वापस आ जाता है, ठीक है। वंस स्ट्रेस इज रिलीज ये अपनी ओरिजिनल शेप को रीगेन कर लेता है, ठीक है। उसी ऑब्जेक्ट पे, जिस भी ऑब्जेक्ट के हम या फिर जिस बोन पे इलास्टिक डिफॉर्मेशन हो रही होती है तो ये अपनी वापसी हालत में आ जाता है। प्लास्टिक डिफॉर्मेशन सम अमाउंट ऑफ परमानेंट फॉर्मेशन ऑकर्स आफ्टर द यील्ड पॉइंट। जो फोर्स अप्लाई होती है आपके ऑब्जेक्ट में उसमें कुछ अमाउंट ऑफ डिफॉर्मेशन आ जाता है आफ्टर द यील्ड पॉइंट, ठीक है। आफ्टर द यील्ड पॉइंट तो वो दोबारा अपना शेप जो है वो रिगेन नहीं कर सकती है। अगर हम यही बात करें मैकेनिकल फेलियर की, अल्टीमेट फेलियर की, तो विल रिजल्ट इन फ्रैक्चर इट फोर्स अक्रॉसेस द फेलियर पॉइंट। इसमें फ्रैक्चर्स के चांसेस ज़्यादा होते हैं और प्लास्टिक डिफॉर्मेशन में भी होते हैं लेकिन इसमें कम होते हैं और इसमें तो ज़्यादा चांसेस होते हैं। प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो गई, परमानेंट डिफॉर्मेशन हो चुकी है। इस पॉइंट के बाद, थ्रेशोल्ड के बाद भी अगर कोई फोर्स लगती है तो आपके ऑब्जेक्ट या बोन्स में फ्रैक्चर चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं क्योंकि वो फेलियर पॉइंट को क्रॉस कर चुकी होती है। फेलियर पॉइंट को इसमें क्रॉस कर चुकी है, अल्टीमेट फेलियर हो गया है, तो इस वजह से इसमें फ्रैक्चर के चांसेस ज़्यादा हैं। और प्लास्टिक डिफॉर्मेशन में सम अमाउंट ऑफ परमानेंट डिफॉर्मेशन ऑकर्स आफ्टर द यील्ड पॉइंट पे आता है। अगर मैं आप इन तीनों चीज़ों का थोड़ा सा रिकैप देना चाहूँ क्योंकि स्टूडेंट्स को बहुत ये समझ में नहीं आता है, ये आपका जो ग्राफ है बना हुआ है ये समझ में नहीं आता है। इलास्टिक डिफॉर्मेशन को हम फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं। अगर हम ये ग्राफ में देखें
तो इसमें इलास्टिक डिफॉर्मेशन बोन पर फोर्स लगती है तो शेप में चेंज हो जाती है, ठीक है, डिफॉर्मेशन हो जाती है जिससे फोर्स रिलीज होती रहती है। जैसे फोर्स रिलीज हो जाएगी तो चेंज शेप में चेंज आना शुरू हो जाएगा, मतलब वो अपनी असली हालत में आ जाएगी, ठीक है, ओरिजिनल शेप में आ जाती है। लेकिन प्लास्टिक रीजन जो है उसमें लीड पॉइंट फोर्सेस रीच हो चुकी होती है, डिफॉर्मेशन परमानेंट हो जाती है। स्टिल आपकी फोर्स कंटिन्यू डिफॉर्मेशन हो रही है तो इसमें चेंज शेप नहीं कर सकते हैं। अल्टीमेट मैकेनिकल डिफॉर्मेशन में क्रॉस फेलियर डिफॉर्मेशन क्रॉस हो चुका है तो फ्रैक्चर के चांसेस ज़्यादा नज़र आते हैं, ठीक है। हम परमानेंट डिफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको लिखा है यहाँ पे हेलिक्स वेल्गस, ठीक है। हेलिक्स वेल्गस की मैंने आप लोगों को पिक्चर शो की है, या आप लोग देख सकते हैं। ये बिग टो की डिफॉर्मिटी है जिसमें बिग टो मूव करता है टूवर्ड्स अदर टोज। बताया था डिफॉर्मिटी किसे कहते हैं, चेंज इन शेप। तो यहाँ पे बिग टो की डिफॉर्मिटी है और ये जिसमें बिग टो जो मूव है टूवर्ड्स कहाँ मूव कर रहा है, अदर टो में, ठीक है। ये आपको पिक्चर से भी शो कर दिया गया है। अच्छा, अब हम नीचे आ जाते हैं, मैकेनिकल फेलियर ऑफ स्ट्रक्चर्स पे बात करते हैं। फ्रैक्चर ऑफ बोन, अगर हमारी बोन्स में फ्रैक्चर होगा तो हम उसे फ्रैक्चर ऑफ बोन कहेंगे, ठीक है। और अगर रप्चरिंग ऑफ सॉफ्ट टिश्यूज़, अगर टिश्यूज़ में कोई मसला आ जाता है तो उसे हम रप्चरिंग ऑफ सॉफ्ट टिश्यूज़ कहते हैं। अगर एवल्जन का मतलब होता है सॉफ्ट टिश्यूज़ के साथ साथ एक बोन में एक चिप होती है तो वो भी रिमूव हो जाती है, तो इस वजह से हम इसका नाम एवल्जन कहते हैं। सॉफ्ट टिश्यू और उस चिप बोन का रिमूव हो जाना टिश्यूज़ का, और उस चिप ऑफ बोन का रिमूव हो जाना, तो उसे हम एवल्जन कहते हैं। ये हमारा विजन हो गया है। अब हम यंग मॉड्यूलस पढ़ रहे हैं। अगर हम ये बात करें यंग मॉड्यूलस की, तो यंग मॉड्यूलस क्या होता है, एक रेशो होता है स्ट्रेस और स्ट्रेन का विद रिस्पेक्ट टू यूनिट एरिया। लाइक इसका फॉर्मूला भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, स्ट्रेस इज इक्वल्स टू एफ अपॉन ए, फोर्स अपॉन एरिया, स्ट्रेन का डेल्टा एल अपॉन एल, तब चेंज इन लेंथ एंड डिवाइडेड बाय लेंथ। तो देन अब हम ये लिखते हैं इसकी डेफिनेशन थोड़ी सी। ये डेफिनेशन इज अ मेजर्स ऑफ द एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल टू विथस्टैंड चेंजेस इन लेंथ व्हेन अंडर लेंथवाइज टेंशन और कंप्रेशंस, और इट इज मेजर ऑफ मटेरियल स्टिफनेस। और क्या लिखता है, यंग मॉड्यूलस इज इक्वल टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस डिवाइडेड बाय द स्ट्रेन। अभी आप लोग बताया था स्ट्रेन चेंज इन लेंथ है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल लेंथ। एक मटेरियल की स्टिफनेस कितनी है, स्ट्रेस और स्ट्रेन, स्ट्रेस और स्ट्रेन को किस तरह रिप्रेजेंट करें। एक यंग मॉड्यूलस इज इक्वल टू लॉन्गिट्यूडनल, लिखा है ना यहाँ पे, इज इक्वल टू लॉन्गिट्यूडनल लेंथ चेंज स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन। मतलब हम स्ट्रेस को डिवाइड कर रहे हैं स्ट्रेन के साथ, हम वो चेक करते हैं इसमें, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला अगर हम देखें तो, और ये आपको पिक्चर शो हो रही है, ये पिक्चर भी देख लें। पहले हम फॉर्मूला लिखते हैं फिर मैं आपको पिक्चर दिखाती हूँ। इसका फॉर्मूला क्या है, ए इज इक्वल्स टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, ठीक है, एफ डिवाइडेड बाय ए और डेल्टा एल डिवाइडेड बाय एल। मैंने आपको क्या बताया था, ये स्ट्रेस हो गया, स्ट्रेन हो गया। स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या है, एफ डिवाइडेड बाय ए, फोर्स अपॉन एरिया, और स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या है, डेल्टा एल चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय लेंथ, ठीक है। और ये आपको पिक्चर सामने शो हो रही है, ये स्ट्रेन देखिए डेल्टा एल अपॉन एल, फिर ये एल बताइए कि कितनी इसकी लेंथ है, फिर ये हमने स्ट्रेस में आ जाते हैं तो एफ अपॉन ए, डेल्टा एल के चेंज इन लेंथ कितना आ रहा है, ठीक है, चेंज कितनी हो रही है लेंथ में, हम ये देख रहे हैं, ठीक है। आज तक के लिए इतना इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर मैं आप लोगों को रिपीटेटिव लोडिंग, माइक्रो ट्रॉमा और बोन्स के कितनी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, बोन्स की कौन कौन सी बोन्स होती हैं, ये मैं आपको इंशाल्लाह पढ़ाऊँगी। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और इस वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा। अगर कुछ समझ में ना आया हो तो मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।